तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। देखिए, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो भाई साहब, ये चैप्टर होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो चैप्टर को देखिए और इसे समझिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट में। तो इतना टाइम क्यों बर्बाद करते हैं, चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई देखो, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि आखिर आप इस चैप्टर में पढ़ोगे क्या। आप इसमें पढ़ोगे केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ये कितने टाइप की होती है, बहुत सारे आपको इसमें केमिकल रिएक्शन पता चलेंगे और आपको उन इक्वेशंस को जो रिएक्शन में हुई हैं उन्हें बैलेंस करना होगा और आपको उसका स्टेट भी दिखाना होगा। यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि आपको 2-3 चैप्टर में काफ़ी मदद करेगा। तो भाई देखो, अब हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर। आपको पता चल गया कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। पहले समझ लो केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एक बॉन्ड बनाकर जुड़ जाते हैं। इसी बॉन्ड के बनने के प्रोसेस को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन के मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि आप इसमें केमिकल रिएक्शन को लिखोगे कैसे। मान लिया हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को अगर हम बर्न करते हैं, कोई भी गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलती है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आपने इस पे ऑक्सीजन दिया और लगा दी आग। आग लगाने से ये हाइड्रोजन बर्न हो जाएगा और बन जाएगा वाटर। ठीक है, ये बन गया पानी। यही आपकी एक केमिकल रिएक्शन है कि ये एक एलिमेंट है, दूसरा ये एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दैट्स इट। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको केमिकल रिएक्शन का मोटा माटी पता चल गया है तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आखिर केमिकल रिएक्शन होंगी कैसे और इन्हें हम इक्वेशन में लिखते कैसे हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल वगैरह दूं, जैसे मैंने आपको यही एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब मान लिया कि मेरे पास है सोडियम, मेरे पास है ऑक्सीजन। देखिए, जब भी हम किसी नॉन मेटालिक गैस को मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखते हैं तब वो 2 में दिखाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन को O2 और क्लोरीन का Cl2 और फ्लोरीन का F2, नाइट्रोजन N2। ये सारी की सारी गैसेस हैं जिन्हें हम 2 के फॉर्म में लिखते हैं। एटॉमिक के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इन्हें मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है, आपने ये सब 9th में पढ़ रखा है। वैसे ही मैंने ऑक्सीजन को लिख दिया O2। सोडियम का सिंबल Na होता है, ये आपको याद रखना है। अब अगर ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन के बाद सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। आपने 9th में पढ़ रखा है कि आखिर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता कैसे है, वो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। सोडियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी वैलेंसी होती है -2। आप क्या करते हो, इसमें क्रॉस लगाते हो, तब जाके आपकी रिएक्शन होती है और सोडियम के ऊपर 2 लगता है, ऑक्सीजन के ऊपर 1 लगता है, जो कि सोडियम की वैलेंसी है। इस तरीके से, और हम 1 को तो लिखते नहीं हैं, इसलिए इसे हटा दो तो आपकी रिएक्शन में क्या बन जाएगा, Na2O। मतलब जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो Na2O बनाता है, वही आपको इधर लिखना है। हो गया ये आपका रिएक्शन। तो ये आपका एक रिएक्शन है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो आगे आप समझोगे अच्छे से। तो अगर आपको मोटा माटी समझ में आ गया है कि आपको इक्वेशन बनानी कैसे है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूं कि हाइड्रोजन गैस को जला दो, हाइड्रोजन गैस को जला दो, सेम वही हाइड्रोजन गैस
जलती किसके प्रेजेंस में है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। आग लगा दोगे तो H2O यानी वाटर बन जाएगा। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई और केमिकल रिएक्शन का यही आपका इक्वेशन है। बट इसमें एक चीज़ ये आती है, आप अगर ध्यान से देखें, आपको मैं एक लॉ बताता हूँ जो हर जगह एप्लीकेबल है, जो कि झूठ नहीं है और ये हर जगह काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, आप कुछ भी करो, कुछ भी कर लो, इस दुनिया में जो मास है ये कंजर्व रहता है। इसीलिए साइंटिस्टों ने एक लॉ दिया है कि जो मास होता है ना ही हम इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आपको ये लॉ याद रखना है। ये आपने 9th में भी पढ़ रखा है, बट आपको दोबारा से यहाँ पर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट mass can neither be created nor destroyed। ना ही हम मास को बना सकते हैं और ना ही हम मास को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको ये लॉ याद है तो बहुत ही बढ़िया, बट नहीं याद तो इसकी स्टेटमेंट आप जल्दी से लिख लो जब तक मैं अपने मार्कर में इंक डालता हूँ। लिख लिया भाई? कॉपी पेन लेकर बैठना, अपने हथियार लेकर बैठना, कभी मत भूलना। आपको मैं बता दूं कि ये जो कॉपी और पेन है ये आपके हथियार हैं, आपको लड़ने में मदद करेगा। कोई सा भी युद्ध हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपके पास पेन है, कॉपी है, सब कुछ है, तो आप अच्छे से उस युद्ध में लड़ सकते हैं। तो भाई अपना हथियार हमेशा अपने साथ रखना। हथियार का मतलब पेन, गलत दिमाग में मत लाना। भाई देखो, ये तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अगर आपने लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। और कॉपी पेन तो लेके ही बैठना भाई, नोट्स वगैरह लिखते चलो। अब हम पढ़ेंगे आखिर मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको पढ़ाया क्यों। आप ये मेरे से पूछ सकते हैं, बट आपने नहीं पूछा, कोई बात नहीं, समझ में आता है। देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एटम है, बट रिएक्शन के बाद भी 2 एटम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मानता हूँ। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है, लेकिन रिएक्शन के बाद 1 ही एटम है। भाई साहब, अभी तो मैंने पढ़ा कि मास को ना ही मैं बना सकता हूँ और ना ही ख़त्म कर सकता हूँ, तो आखिर एक ऑक्सीजन का एटम गया कहाँ? साफ सीधी बात है भाई साहब, यहाँ पर कुछ लोचा हो रहा है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का उल्लंघन हो रहा है और फिजिक्स को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने इस चीज़ को सही करने के लिए एक नया तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया? इसे बैलेंस करना शुरू कर दिया। इसीलिए हम अब इन इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। भाई देखो, बैलेंस करने का फ़ायदा क्या है? मान लिया कि ये एक तराजू है, तराजू के इधर कुछ और इधर कुछ और है। अगर हमें दोनों तराजू के पलड़ों को बराबर करना है तो कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना किसी तरफ। जिस तरफ कम है उधर ही तो मास हम ऐड करेंगे। बस वही चीज़ है यहाँ पर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या करती है? देखो कैसे करना है, आपने ये ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, ध्यान से देखना। पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, रिएक्शन के बाद 2 एटम है, बात बराबर है। ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन में कमी है। अब अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब 9th में मैंने जो पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा H2O ही बनेगा। यानी कि यहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा था कि लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन, तो वो भाई साहब वो तो गलत हो जाएगा। तो हमने अगर जो चीज़ पढ़ रखी है वो तो सही होगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर वाटर बनाना है तो 2:1 में ही वाटर बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। यानी कि ये गलत है।
अब इसे अगर हमने ठीक करना है तो इसे यहाँ से हटाओ। अब हम क्या कर सकते हैं, हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 वाटर के मॉलिक्यूल ये तो पॉसिबल है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो भाई साहब, यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो नंबर है इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, यानी ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2 एटम। ठीक है, ठीक है, चंगा है अभी तक। मगर फिर देखना ध्यान से, हाइड्रोजन को ध्यान से देखो। 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन के कितने एटम है इधर, 4, और इधर कितने हैं, 2। अब बताओ मैं इसमें क्या करूं, टाइम क्यों वेस्ट करूं यार। वैसे रात के 12 बजने वाले हैं और इस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन के यहां पर 4 एटम है और इधर हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, 2। अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। लो, आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। 1 को हम नहीं लिखते। तो अगर आपने देखा कि अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो वाटर बनेगा, और हम इस तरीके से इन्हें बैलेंस कर सकते हैं। और इन्हीं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सीख गए ना, सीख गए ना। तो चलो जल्दी से कमेंट करके इसे बैलेंस करो, जल्दी से बैलेंस करो। मैं आपको बस 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तो आप अपनी वीडियो को पॉज करो और जल्दी से कमेंट करो। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है। तो अब मैं कराऊंगा, ठीक है। देखो, ध्यान से देखना। सोडियम के यहां पर 1 एटम है और यहां पर सोडियम के 2 एटम है। बट अभी रुक जाओ, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं टोटल, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1। अब मान लिया कि मैंने यहाँ पे पहले सोडियम को देख के बैलेंस कर दिया, बट दिक्कत आ गई मुझे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पूरे यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर है 1, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है ऑक्सीजन। बट सोडियम है यहाँ पर 4 और यहाँ पर है सोडियम 2। अब हमें 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को हटाकर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 4 कर दिया, तो सोडियम भी बैलेंस हो गया। अच्छा, आपने एक चीज़ पे ध्यान दी हो तो यहाँ पे आपको कंफर्म आंसर नहीं पता कि आप इसे बैलेंस कैसे करोगे, क्योंकि इस मेथड को इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब तुक्का विधि हिंदी में इसको यही कहते हैं, तुक्का विधि। क्या लगाते हैं, तुक्का। लग गया तो बढ़िया, नहीं लगा तो कुछ गड़बड़ी है, तो हम इसे तुक्का विधि कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है, हमें पहले एक एटम को बैलेंस करना होता है, देन हम दूसरे एटम के ऊपर कूद पड़ते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट में आंसर बताना है। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, खतरनाक दूंगा, जब तक मैं हटा देता हूं। अगर आपने ये नोट कर लिया तो बहुत बढ़िया, मैं हटाता हूं इसे। आपके लिए क्वेश्चन जो है, अगर सोडियम को मैंने वाटर में ऐड कर दिया तब बनता है NaOH और हाइड्रोजन गैस। आप इसे बैलेंस करो, ठीक है, ये आपको बैलेंस करना है, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। चलो आगे समझाता हूं मैं आपको। अब देखो, हम जो वैज्ञानिक जो पढ़ते हैं ना, ये किसी भी चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं रहते। देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सही से इन इक्वेशन को समझ नहीं पाते। वो यही नहीं बता पाते कि आखिर ऑक्सीजन है क्या, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ये जो चीज़ बनी है इसका स्टेट क्या है। तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए भी एक नई चीज़ ईजाद की। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बुक वगैरह में ये लिखवा दिया कि जो भी एलिमेंट है या जो भी कंपाउंड है, ये इनके हम स्टेट भी लिखेंगे। तो जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उनके हम स्टेट भी लिखते हैं। देखिए, सोडियम जो होता है ये पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में। मैं पहले 4 स्टेट आपको बता देता हूँ। एक होता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड के लिए लिखते हैं S। एक होता है लिक्विड स्टेट, उसके लिए लगाते हैं लिक्विड L। और एक होता है गैस स्टेट, गैस के लिए लगाओगे सीधा G। एक और है, वो है एक्वस, AQUOUS।
एक्वस को लिखते हैं ए क्यू से, सॉरी ए क्यू से, तो ये आपका एक्वस फॉर्म है। एक्वस का मतलब होता है जो पानी में डिसॉल्व्ड है, उसे हम एक्वस फॉर्म कहते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, सोडियम पाया जाता है सॉलिड रूप में, यानी ठोस रूप में पाया जाता है। ऑक्सीजन होती है गैस, तो इसके लिए जी लगाएंगे। और Na2O होता है सॉलिड फॉर्म में, इसलिए हम इसमें S लगाएंगे। तो ये आपका स्टेट भी हो गया। वैसे ही मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, सोडियम होगा सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, वाटर होगा लिक्विड फॉर्म में, NaOH जो बनता है ये एक्वस फॉर्म में होगा। और हाइड्रोजन तो भाई साहब गैस है, गैस बन के उड़ जाएगा, बुलबुले बन के निकल जाएंगे। इस तरीके से हम स्टेट भी लिखते हैं। तो ये लिख लो भाई, ये स्टेट है, ठीक है। अब अगर आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई है और इनके स्टेट को लिखना भी आ गया है तो बहुत ही बढ़िया। अब आपके लिए चैप्टर थोड़ा सा धीरे धीरे इजी होता जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कि मुझे शायद पहले ही बता देना चाहिए, बट कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, बता तो रहा हूं ना। देखिए, जो रिएक्शन से पहले की चीज़ें होती हैं इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो भी चीज़ बनती है इन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हटा देता हूं मैं। रिएक्शन से पहले जो भी चीज़ें मिलेंगी उन्हें हम रिएक्टेंट कहेंगे, और रिएक्शन के बाद जो बनेगा उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो मेन प्रोडक्ट बनता है इसे मेन प्रोडक्ट कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा बन जाता है इसे क्या कहते हैं ये आप बताओगे। सब मैं बता दूंगा क्या? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन से पहले जो भी चीज़ें मिलती हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये आपको मैं बताना चाहता था। आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अब देखिए, अगर मैं आपको कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दूं तो आप कोशिश करना उसे सॉल्व करने की। आपके लिए एक काम है, आपको एनसीईआरटी की बुक में जितने भी इक्वेशन है आपने पहले इक्वेशन को लिखना है, सारे केमिकल इक्वेशन को लिखना है, क्योंकि जितने भी केमिकल इक्वेशन के टाइप है इन सब में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह मिल जाएंगे। तो आपको उन्हें फिर बैलेंस करना है। बैलेंस करके उनका स्टेट भी लिखना, कोशिश करना, ट्राई करना। तो आपसे अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब आप जल्दी जल्दी कुछ सीख रहे हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हमारे पास जानी मानी कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो यार, मेरी ना हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो शायद आपको इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अपने हाथ को अच्छे से चलाऊँ ताकि अच्छे से साफ़ सुथरा लिख सकूँ। देखिए, आपको अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो होता है कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन साफ सीधा आप अगर इसे पढ़ रहे हो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आखिर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी, बोला कि स्पेलिंग ही गलत है यार। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स react to form one single product, the reaction is known as combination reaction। मैं नहीं लिखूंगा वरना टाइम बर्बाद होगा और वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो ये आप खुद भी लिख सकते हो। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। साफ सीधा, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जब हाइड्रोजन जल रहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बन रहा था वाटर। अभी आपने इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ रखा है तो आपको इसे बैलेंस भी करना होगा। ये हो, देखो सीधा सीधा, मुझे तो करते करते आइडिया हो गया काफ़ी।
ये गैसियस फॉर्म में होता है। आप इसका स्टेट भी लिख दो, टीचर को एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, और ये स्टेट वगैरह भी लिखता है। हाँ, इसके भी कई बार नंबर कट जाते हैं, तो आपको ये सब लिखना है। ये आपका क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा, दो भी तो हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी रिएक्शन को ही तो कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कंबाइन हो जाना। कंबाइन हिंदी में अगर आप इसे पढ़ोगे तो बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, यानी संयोजित यानी जुड़ जाना, उसी अभिक्रिया को कहते हैं। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी जैसे मैंने आपको सोडियम और ऑक्सीजन का बताया था, तो सोडियम ऑक्साइड बना रहा था, Na2O बन रहा था। सोडियम होता है सॉलिड फॉर्म में, ये होता है गैस फॉर्म में, बनेगा सॉलिड फॉर्म में। अगर आप इसे बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 2, यहाँ पर 4। ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें भी तो ये कंबाइन हो रहा है, कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैग्नीशियम की रिबन होती है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा शायद स्कूल में, तो मैग्नीशियम रिबन लिया जाता है। सपोज ये मैग्नीशियम की रिबन है, रिबन को मैंने लिया और इसे रेगमाल से अच्छे से रगड़कर साफ़ किया जाता है। रगड़ के साफ़ करने के बाद इसे पकड़कर मोमबत्ती, मतलब जो जलने वाले जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बर्नर के ऊपर लेके जाते हैं और इसे धीरे धीरे करके जलाते हैं। तो जलते हुए ये बिल्कुल वाइट कलर की फ्लेम रिलीज़ करता है, सफ़ेद कलर की रोशनी के साथ ये जलता है, और जलने के बाद एक राख बनाता है वाइट कलर का। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैग्नीशियम का रिबन है, मैंने इसको साफ़ किया, साफ़ करने के बाद मैंने इसको आग लगा दी। आग तभी लगेगी जब ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करके MgO बनाता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में था। भाई साहब, इसे ऐश कहते हैं, ऐश ऑफ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम की राख। तो राख बनती है MgO, बैलेंस करोगे तो 2 बैलेंस हो गया ये आपका। ये होती है गैसियस फॉर्म में, ये आपकी रिएक्शन हो गई है, यानी ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। डाउट है कोई इसमें? देखिए, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। सॉरी, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं कहते। इसको मैं अगर आपको अलग से बताऊं फॉर योर नॉलेज, कि अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड कर दूं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, MgOH ट्वाइस, और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, इसे मिल्क समझ के पी मत जाना भाई साहब, बहुत बेसिक होता है ये। तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया है? आ गया है तो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। पक्का समझ में आ गया है ना? क्योंकि अगला वाला इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा है। देखना, हटा दूँ, ये हटा दूँ? चलो, पूछ नहीं रहा हूँ यार मैं तुमसे, ये तो फॉर्मेलिटी है, पूछने की आदत लग गई है कि हटा दूँ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चलो, अब देखो, एक होता है कॉम्बिनेशन, इसमें इसका उल्टा, जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन। इसमें व्हेन, हटा दो, जैसे इसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, अब इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट reacts to form 2 or more products। बस आपको डेफिनेशन पूरी कर देनी है, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में टूट जाता है, इसे हिंदी में वियोजन कहते हैं। वियोजन का मतलब टूट जाना। बस अब आप अगर ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर, अब आपको पता है अगर मैं वाटर में बिजली डाल दूं,
यानी उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि पानी के अंदर अगर मैं वायर डाल दूं बिजली की तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, जिससे कि वाटर का हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी अलग होगा। अब अगर बताओ मुझे, हाइड्रोजन जब अलग होगा तो हाइड्रोजन की गैस बनाएगा, और ऑक्सीजन जब अलग होगा तो ऑक्सीजन की गैस बनाएगा। हाइड्रोजन एक गैस है, ये भी क्या है, गैस है। वाटर है तुम्हारा लिक्विड। अब अगर आपको इसे बैलेंस करना है तो तरीका वही है, बस तराजू उल्टा पुल्टा है। क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा दिया, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के ऊपर 2 लगा दिया, ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो कि एक रिएक्टेंट टूट कर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उन्हें ही हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही सारे। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके जो जो मेरे दिमाग में आ रही है। देखिए हमारा जो संगमरमर का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं पता तो मैं लिखता हूँ। संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर पत्थर का फॉर्मूला है। अगर आप इसे हीट करते हैं यानी गर्मी देते हैं, छोटी मोटी नहीं, कुछ ज़्यादा ही गर्मी अगर देते हैं तो कैल्शियम का ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, CaO बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा, ये गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगा। और ये तो भाई साहब आपको पता है कि सॉलिड फॉर्म में ही पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसे पहले बैलेंस करो, बैलेंस करो। पहले से ही मेरे हिसाब से ये बैलेंस हो रखा है, ध्यान से देखना। कैल्शियम के यहाँ पर टोटल एक वो है एटम, यहाँ पर भी कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का भी एक एटम है, कार्बन का भी एक एटम है, ऑक्सीजन के टोटल एटम है 3। और यहाँ पर भी काउंट करो, यहाँ पर है ऑक्सीजन के 2 एटम और यहाँ पर है ऑक्सीजन का 1 एटम, 2 और 1 3 एटम, यानी इधर भी ऑक्सीजन के 3 एटम और इधर भी ऑक्सीजन के 3 एटम। मैंने इसे कर दिया बैलेंस। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? गलत बोलोगे तो मार खाओगे एक दिन। हर किसी के घर पे डंडा पहुंचाऊंगा। हाँ, अभी PDF अपलोड करता हूँ, PDF। अब देखो ये तो मुझे, अच्छा आपको मैं ये भी बता दूं कि आखिर ये है क्या, फिर उसके बाद और भी रिएक्शन बताता हूँ। देखिए ये है आपका चूना पत्थर, क्या बोलते हैं इसे, चूना पत्थर बोलते हैं, या फिर लाइमस्टोन, क्या बोलते हैं इसे, लाइमस्टोन। अच्छा लाइम को कई बच्चे सोचते हैं नींबू का पानी होगा। बेटा नींबू का पानी पियोगे ये वाला तो हालत ख़राब हो जाएगी, इतना ज़्यादा ये कड़वा होता है। वो खट्टा होता है, वो एसिडिक होता है, ये कड़वा होता है, ये बेसिक होता है। लाइमस्टोन अगर आप ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 और यही आपके संगमरमर का भी फॉर्मूला है। इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, यानी कि इसको हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, या फिर इसे बोलते हैं क्विक लाइम। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस बन के उड़ जाएगा। ये क्विक लाइम इसलिए इतना ज़्यादा क्विक है क्योंकि अगर मैं इसे पानी में डाल दूंगा तो बुलबुले निकलता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, ये आपका लाइमस्टोन है। हटा दूँ क्या मैं इन्हें, हटा दूँ? देखिए मुझे अगर और रिएक्शन मिलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे आयरन सल्फेट Fe2SO4, FeSO4 है वैसे। यार ये आयरन ना बड़ा कंफ्यूज कर देता है क्योंकि 2 वैलेंसी इसकी होती है, +2 और +3, फेरस और फेरिक। देखो FeSO4 है यानी ये आयरन सल्फेट है। इसे एकदम तगड़ी सी हीट दे दो, एकदम खतरनाक हीट दे दो तो पता है क्या बनता है, ये बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। इतनी खतरनाक रिएक्शन। अब ध्यान से देखो भाई, आपको इसे करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए
मैं पहले स्ट्रेट लिख देता हूँ जब तक मैं अपने बैलेंस के लिए सोच लूँ कि बैलेंस कैसे करना है, तुक्का ही मारना है आखिर। ये गैशियस फॉर्म में होता है, ये भी गैशियस फॉर्म में होता है। अब बैलेंस करते हैं। आयरन के यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे आयरन के 2 एटम हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो आयरन का डबल हो जाएगा, ठीक है। सल्फ़र यहाँ पे 2 है, सल्फ़र यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे पता है कितने टोटल है, 4 2 जा 8, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है। ध्यान रखना, ये यहाँ पर ऑक्सीजन आपको काउंट करना है, 3 2 5 5 3 8। अरे बैलेंस हो गया यार, ये तो मैं तो तुक्का मार रहा था, तुक्का सही चले गया। हिट एंड ट्रायल मेथड इसी को तो कहते हैं। तुक्का लग गया तो सही है, नहीं लगा तो हो सकता है केमिकल गलत है, केमिकल रिएक्शन गलत है, या फिर हम गलत नंबर ही लगा रहे हैं। हाँ, हो गया ये। तो ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 ट्वाइस। कर दो इसे भी हीट, क्या सोच रहे हो, गर्मी दे दो इसको। हीट कर दोगे तो लेड का ऑक्साइड बनाता है शायद, हाँ लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। और क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस। अरे वाह, ये तो इको फ्रेंडली निकला यार। ऑक्सीजन गैस, ये गैस फॉर्म में है, उड़ जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है, उड़ जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में ही होगा, तभी तो इसे हीट कर पाए। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर लेड है पूरे 1 एटम, यहाँ पर भी लेड के 1 एटम है, बात बराबर है। यहाँ पे नाइट्रोजन का डबल है, यहाँ पे असल में 1 है लेकिन 1 2 जा 2, इसलिए यहाँ पर टोटल नाइट्रोजन 2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, अगर मैं यहाँ पे डबल लगा दूँ तो नाइट्रोजन बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन है पूरे 6, इधर भी देखना है, 2 2 जा 4, 4 2 6 और 1 7। होगी ना गड़बड़ी, हो गई गड़बड़ी, इसीलिए तुक्का हमारा गलत है। 2 नाइट्रोजन 3 6, 2 2 4 2 6 1 7। मान लिया मैं इसका कर दूं डबल, तो लेड हो जाएगा डबल। ऑक्सीजन, अच्छा नाइट्रोजन 2 दूनी 4, गड़बड़ी हो जाएगी ये तो। 4 दूनी 8, 2 10 2 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। नाइट्रोजन है 2, नाइट्रोजन सॉरी 2 दूनी 4। हाँ हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। देखो क्या करना है, अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पर पूरे लेड है 2 1 जा 2, तो 2 लेड है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेड कितने हैं, यहाँ पर 2 है, इधर भी लेड कितने हैं 2 है, बैलेंस्ड है। दूसरा नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, यहाँ पर है 1, देखिए ब्रैकेट लग रखा है, यानी ये जो 2 है ये नाइट्रोजन के लिए भी होगा। 2 1 जा 2, यहाँ पे असल में 2 नाइट्रोजन है, लेकिन इसके बाहर भी तो 2 लगा है, यानी 2 2 जा 4 बन जाएगा। तो नाइट्रोजन टोटल कितने हैं 4। यहाँ पर भी देखो मैंने क्या करा, 4 1 जा 4, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 4 है। अगला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ऑक्सीजन है टोटल 12। यहाँ पर भी 2 1 जा 2, ऑक्सीजन को ध्यान से देखना, 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2, कितने हो गए 8 2 10 2 12। यहाँ पर ऑक्सीजन भी 12 हो गए, यानी लेड भी 2 है, लेड 2 है, नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 12। हो गया हमारा बैलेंस, हो गया। तो यहाँ पर ये देखो, ये भी क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है और रिएक्ट होने के बाद कई सारे प्रोडक्ट में टूट जाता है। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? हाँ है। तो यार वीडियो बनाते बनाते मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये वीडियो लगभग आधे घंटे की हो गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। तो मैं ये सोच रहा था कि एक पार्ट तो आपका हो गया कंप्लीट, बट जो बचा हुआ जो पार्ट है ये मैं अगली वीडियो में आपके लिए कवर कर दूंगा। तो अगर आपको इस चैप्टर में या इस पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।